मैं कुछ समझी नहीं। एक गुड्डा, उनका बेटा चंदन कैसे? कुछ सालों पहले उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो दिमागी तौर से कमजोर है और तब से वह इस गलत फहमी में है कि वो गुड्डा उनका बेटा है। उस गुड्डे में उनकी जान बसती है। एक पल के लिए भी वो उस गुड्डे से अलग नहीं रह पाती। उनकी नजरों में वो उनका मुन्ना चंदन है और अगर उसका एक धागा भी उखड़ जाए तो वो पूरी हवेली सर पर उठा लेती है। उन्हें चंदन हम सबसे ज्यादा प्रिय है। बात यहाँ पर नहीं रुकी। कुछ साल पहले उन्होंने चंदन की शादी करवाने की जिद पकड़ी। नहीं, जब तक आप लोग मेरे बेटे की शादी नहीं करवाते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये कैसी जिद है मधु? हम इसके लिए लड़की कहाँ से ढूंढे? क्यों नहीं मिलेगी मेरे मुन्ने के लिए लड़की? इसके जैसा गुणवान और अच्छा वर कहाँ मिलेगा, बताओ मुझे। लेकिन माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये मुमकिन नहीं है। जिद करना छोड़ दीजिए। मैं जिद कर रही हूँ? एक माँ के अपने बच्चे को लेकर क्या क्या सपने होते हैं और तुम लोग हो कि मेरे सपने को जिद का नाम दे रहे हो। देखो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा, कह देती हूँ। क्या करेंगी आप? अगर अब से 1 महीने के अंदर मेरे बेटे चंदन की शादी नहीं करवाई तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी। मधु, ऐसी बातें मत करो। देखो, मेरी बात मान लो, हम सब ठीक कर देंगे। मैंने एक बार कह दिया ना, और अब मैं वचन लेती हूँ, जब तक मेरे बेटे चंदन की शादी नहीं होती तब तक मैं अन्न जल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। माँ ने न सिर्फ वचन लिया बल्कि उसे निभाया भी। कई दिन कुछ ना खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। बाबूजी, देखिए ना, माँ जी का बीपी गिरता जा रहा है। मधु, ये कैसी जिद है तुम्हारी? हमारी बात मान जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मैंने चंदन की कसम खाई है, जब तक आप मेरी बात नहीं मानते मैं डॉक्टर साहब। देखिए राणा जी, ये जो भी कह रही हैं इनकी बात मान लीजिए। ये ऐसे ही बिना खाए पिए रहें तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत हो गया, अब मैं ये तमाशा और नहीं देख सकता। जब तक वो गुड्डा हमारे घर में है, माँ ऐसे ही जिद करती रहेगी। इस मुसीबत को हमेशा के लिए जाना होगा। अब इसे ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। हे भगवान साहब, पवन भैया। क्या हुआ? वो चंदन को खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं चंदन। मधु, रुक जाओ। नहीं चंदन, चंदन। माँ जी। मधु, मधु, तुम ठीक तो हो? चंदन, मेरा मुन्ना चंदन, मेरा मुन्ना चंदन। थोड़ी देर बाद। पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ उस गुड्डे को लेकर कितनी संवेदनशील है, फिर भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो फिर मैं और क्या करता पिताजी? माँ की इस अजीब सी जिद ने हम सबकी नींद हराम कर रखी है। डॉक्टर साहब ने भी तो आज जवाब दे दिया कि अगर उन्होंने जल्दी खाना नहीं खाया तो वो। अब एक ही रास्ता बचा है, उस गुड्डे की शादी करवानी ही पड़ेगी। और फिर हमें उस बैजू के बारे में पता चला जो आसपास के इलाकों में बाहर से लड़कियां लाता था, उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलता था। क्या मेरा बैजू ये सब? हम भला अब तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? बैजू का पेशा ही यही है, भोली भाली गांव की लड़कियों को बहला फुसलाकर शहर ले आना और फिर उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें कोठे पर बेच देना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ आ गई। यहाँ तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, बल्कि तुम्हें वैभव के साथ मान मर्यादा रखते हुए हम अपने घर की बहू बनाएंगे। तुम्हें कुछ महीने यहाँ काटने हैं हमारी हवेली में, हमारी बड़ी बहू बनकर। उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना।
हम मधु को समझा देंगे कि चंदन और उनकी बहू दोनों घर छोड़कर चले गए हैं अपनी अलग गृहस्थी बसाने। फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप लोग कुछ महीनों बाद मुझे जाने देंगे, और तब तक मैं यहाँ क्या करूंगी भला? हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह यूं ही नहीं है। उस बैजू पर भरोसा करके तुम आज यहाँ खड़ी हो। इस बार सही इंसान पर विश्वास रखो, निराश नहीं होगी। और तुम यहाँ कोई बंदी नहीं, हमारे घर की बड़ी बहू बनकर रहोगी। इसलिए तुम मधु के साथ हवेली की देखरेख करोगी, उस गुड्डे की देखभाल करोगी, जिससे कि मधु को किसी भी तरह कोई शक ना हो। तुम दोनों को एक पति पत्नी की तरह ही यहाँ रहना होगा। राणा परिवार को अपनाना होगा। सिर्फ हम ही नहीं, ये पूरा गांव तुम्हें बड़ी बहू का दर्जा देगा। सुनैना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त इस कदर करवट लेगा। शायद अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। वो उनका कहा मानकर यहाँ से सही सलामत जा सकती थी। उसे केवल चंद बातें ही तो माननी थी और बड़ी बहू बनने का नाटक करना था। उसने फैसला ले लिया था।